नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के मेरे इस चैनल पे जहां हर रोज़ एक नया अपडेट लेकर हम आते रहते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, चाहते हैं ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, एक बहुत बड़ा अपडेट आया है बिहार पुलिस के तरफ से। एक नई भर्ती आई है, उसी के बारे में बताने जा रहे हैं। उसमें बताएंगे आपको कि योग्यता क्या रहने वाली, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाला है, पात्रता क्या रहने वाला, सिलेबस क्या है, एग्जाम कैसे होगा, कैसे आवेदन कर सकते हैं, आवेदन कब से शुरू है, इसका अंतिम तिथि कब है, तमाम डिटेल आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ऐसा ही अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। दोस्तों चलते हैं स्क्रीन पर और आपको बताते हैं बिहार पुलिस में नई भर्ती जो आई है क्या है, पूरा डिटेल नोटिफिकेशन। दोस्तों, आप देख सकते हैं गृह विभाग का एक नोटिफिकेशन है हमारे पास, आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों इसमें जो हवलदार पद पर जो न्यू भर्ती आई है 2026 में, उसको पद का नाम अधिनायक लिपिक कहा गया, मगर हवलदार भी उसको कहा जाता है। दोस्तों, इसमें वेतनमान लेवल 4 का होने वाला है। पदों की संख्या 64 है। दोस्तों, इसमें बात करते हैं अब योग्यता की। इसमें योग्यता क्या रहने वाली है दोस्तों इसमें इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपको इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना या उसके समकक्ष। जैसे समकक्ष का मतलब हो गया जैसे इंटर का ही मान्यता, मतलब जैसे आईटीआई या पॉलिटेक्निक करते हैं तो उसका इंटर का वैल्यू हो जाता है। तो आपके पास इंटर क्या अगर सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास, पॉलिटेक्निक का है या आईटीआई का, इंटर के मान्यता वैल्यू समान है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मगर आपके डिग्री 1/8/2025 तक होना चाहिए आपके पास। दोस्तों, आप सिंपल समझिए, अगर आप इंटर उत्तीर्ण है या उसके समकक्ष कक्षा का डिग्री है आपके पास तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पहला शर्त ये है अप्लाई करने का, आपको योग्यता बता दिया गया। आप आवेदन के लिए एक दूसरा पात्रता जान लीजिए। इसमें भारतीय नागरिक होना अनिवार्य जरूरी है। दोस्तों, पुरुष, महिला एवं ट्रांसजेंडर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें पुरुष भी अप्लाई कर सकते हैं, महिला या ट्रांसजेंडर तीनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी दो को बता दिया गया कि आवेदन के लिए पात्रता शैक्षणिक योग्यता बता दिया गया है। आपको आवेदन कौन कर सकते हैं वो भी बता दिया गया। आप उम्र की बात करते हैं। दोस्तों, इसमें आपकी उम्र सीमा की गणना जो होगी वो 1/8/2025 के आधार पर किया जाएगा। दोस्तों, इसमें अप्लाई करने की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखा गया है, या पुरुष हो या महिला। अगर पुरुष हो या महिला दोनों को 18 वर्ष अगर उम्र हो गया तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर 18 वर्ष से आप नीचे है तो आप पुरुष हो या महिला इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। दोस्तों, इसमें अधिकतम उम्र की बात करें तो अनारक्षित कोटि के पुरुषों के लिए अधिकतम 37 वर्ष और महिलाओं के लिए अनारक्षित सामान्य कोटि के लिए अधिकतम 40 वर्ष रखा गया है। दोस्तों, इसमें पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पुरुष एवं महिलाओं को ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के न्यूनतम उम्र आपको बता दिया गया 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष रखे गए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुषों एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए 18 वर्ष अधिकतम 42 वर्ष रखा गया है। उसके बाद बात करें बिहार के वैसे सरकारी सेवकों के उच्चतर वेतनमान की सेवा वर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि पूरी की हो। दोस्तों, वैसे सरकारी सेवक जो कि किसी नौकरी में है मगर ऊंचे पद के लिए जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु इसमें 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। दोस्तों, इसमें न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि पूरी कर ली हो तभी आपको चुना। दोस्तों, ये सीधे समझिए, अगर बिहार के वैसे सरकारी सेवक जो सरकारी किसी जॉब में है, दोस्तों, अगर वो 3 वर्ष तक अपने ड्यूटी पूरा कर चुके हुए तो उसको 5 वर्ष की उम्र में छूट दिया जाएगा। वही बात कह रहा है। दोस्तों, उसके बात करते हैं अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र पर अंकित जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। दोस्तों, समझिए, अभ्यर्थी का उम्र का गणना मैट्रिक में जो समकक्ष मैट्रिक या अथवा समकक्ष उसका जो भी होता है वो प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर ही गणना किया जाएगा। जो जन्म तिथि रहेगा मैट्रिक के मार्कशीट पर वही जन्म तिथि आपका गणना किया जाएगा।
दोस्तों अब इसमें बात कर लेते हैं कि आपको चयन प्रक्रिया किस प्रकार होने वाला है। दोस्तों इसमें चयन प्रक्रिया एक लिखित परीक्षा आपका होगा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा की भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। दोस्तों अब बताते हैं, जो लिखित परीक्षा होगा वह लिखित परीक्षा जो होगा वह स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होगा। दोस्तों जो लिखित परीक्षा होने वाली है उसमें 10वीं कक्षा मैट्रिक या समकक्ष स्तर का लिखित परीक्षा से सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें विषय आपका रहने वाले हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। उसके बाद विज्ञान में भौतिक, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। उसके बाद छठा है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामलों से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। दोस्तों ये जो लिखित एग्जाम होगा इसमें हवलदार के पोस्ट पद पर उसमें एक लिखित परीक्षा लिया जाएगा। लिखित परीक्षा आपको मैट्रिक जो 10वीं कक्षा होते हैं ना उनके आधार पर लिया जाएगा। 10वीं कक्षा में जो आप पढ़े हैं, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, गणित हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया, उसी पर आपको ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे जाएंगे। जो लिखित परीक्षा है उसमें 100 अंकों की होगी। दोस्तों प्रश्न पत्र 2 घंटा का होगा। कुल आपको 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। दोस्तों समझिए, आपका जो लिखित परीक्षा होगा वो 2 घंटे का होगा, उसमें कुल प्रश्न 100 रहेंगे, जिसमें से आपको उत्तर अगर आपका सही होता है तो 1 अंक दिया जाएगा। दोस्तों ये ओमार सीट पर ही इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। दोस्तों उसके बाद एक लिखित परीक्षा अगर आप पास कर लेते हैं तो आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा। दोस्तों तो इसमें सुनिए, लिखित परीक्षा जो होगा उसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता योग्यता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। दोस्तों ऐसे समझिए, जो लिखित परीक्षा होगा उसमें अगर 30% से आप कम अंक लाते हैं तो आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किया जाएगा। तो आप इसमें लिखित परीक्षा में 30% अंक जरूर लाइएगा। आप देख सकते हैं यहाँ लिखित परीक्षा 30% से कम अंक करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। तो आप ये जो एग्जाम होगा इसमें हर हाल में आप 30% अंक जरूर लाइएगा। दोस्तों तभी आप शारीरिक दक्षता परीक्षा दे सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों तो इसमें जो लिखित परीक्षा होगी ये अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। जो लिखित परीक्षा होगा उससे आपका मेरिट नहीं बनेगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग होगा। दोस्तों लिखित परीक्षा इसलिए लिया जाएगा कि आप शारीरिक दक्षता परीक्षा दे सके, इसीलिए दिया गया। आप लिखित परीक्षा पास करते हैं तभी आप शारीरिक दक्षता परीक्षा देंगे तो उसमें क्वालिफाइंग करेंगे। इसमें लिखित परीक्षा होगा, उसके आधार पर मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। दोस्तों अब हो गए ये लिखित परीक्षा का बारे में बता दिया गया। दोस्तों इसमें आप शारीरिक दक्षता परीक्षा के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इसमें शारीरिक दक्षता में आयोग द्वारा आयोजित जो लिखित परीक्षा होगा उसी के आधार पर अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित किए जाएंगे। जो लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे उन्हीं अभ्यर्थी के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा की आयोजित किए जाएगी। उसके बाद बात करें तो शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रक्रिया मद एवं स्तर वही होगा जो बिहार पुलिस में सिपाही के पद निर्धारित है। दोस्तों ये जो हवलदार के पोस्ट पर जो भर्ती आई है उस भर्ती में आपको जो शारीरिक दक्षता होगी वो वही शारीरिक दक्षता होगा जो बिहार पुलिस सिपाही भर्ती में होती है। उसी प्रक्रिया से आपका इसमें भी आपका शारीरिक दक्षता होगा। दोस्तों अब इसमें बात करते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा केवल 100 अंकों की होगी। दोस्तों जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी वो 100 अंकों की होगी। ऊंचाई और सीना के लिए कोई अंक नहीं होगा। दोस्तों ऊंचाई और सीना के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा, परंतु वही अर्हता पूरी न करने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित किए जाएंगे। दोस्तों हमारी इस बात को नोटिस कर लीजिए, अगर ऊंचाई और सीना के जो इसमें निर्देश दिया गया अब अगर उसको पूरा फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इसमें शारीरिक दक्षता में पहले क्या क्या होने वाला है। दोस्तों शारीरिक दक्षता परीक्षा में पहले आपका दौड़ होने वाला है, जिसमें अधिकतम 50 अंक आपको मिलेंगे। सभी कोटि पुरुष के लिए 1 मील 1600 किलोमीटर
अधिकतम 6 मिनट में आपको पूरा करना है। दोस्तों ये जो सभी कोटि के पुरुष जितने भी मतलब किसी भी कैटेगरी के पुरुष आते हैं उनके लिए 1 मील 1600 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में आपको दौड़ना है। देखिए अब इसमें बता देते हैं आपको कि कितने मिनट से तक कितने सेकंड तक दौड़ने पर कितना अंक मिलेगा वो बता देते हैं। दोस्तों अगर सभी कोटि वाले पुरुषों के लिए 1600 मीटर दौड़ना है, 1 मील कहा जाए तो 1 मील आपको दौड़ना है, तो अगर आप 5 मिनट से कम दौड़ते हैं तो पुरुषों को 50 अंक दिए जाएंगे। अगर 5 मिनट से कम दौड़ते हैं तो 50 अंक दिए जाएंगे। अगर 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड तक तो आपको 40 अंक दिए जाएंगे पुरुषों को, और 5 मिनट 20 सेकेंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकेंड तक तो आपको 30 अंक दिए जाएंगे। और अगर 5 मिनट 40 सेकेंड से अधिक एवं 6 मिनट तक दौड़ते हैं तो पुरुषों को 20 अंक दिए जाएंगे। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाली पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित किए जाएंगे। दोस्तों अगर आप 6 मिनट से अधिक समय लेते हैं तो उसमें पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित किए जाएंगे। दोस्तों इसमें टाइमिंग का खेल है। इसमें टाइमिंग आपका जितना अच्छा रहेगा तो उतना आप 6 मिनट से अगर 5 मिनट में ही पूरा कर लेते तो आपको पूरा 50 अंक दिए जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें नंबर लाए। उसके बाद करते हैं, उसके बाद सभी कोटि के महिलाओं के लिए, सभी कैटेगरी के महिलाओं के लिए बात करते हैं। दोस्तों उसमें 1 किलोमीटर आपको अधिकतम 5 मिनट में आपको दौड़ लगाना है। दोस्तों जो इसमें महिलाओं को दौड़ होने वाली है उसमें 1 किलोमीटर दौड़ है, उसमें अधिकतम समय आपको 5 मिनट है। दोस्तों तो इसमें आप बता देते हैं कि कै मिनट कै सेकेंड में दौड़ने पर कितना अंक आपको दिया जाए। दोस्तों अगर 4 मिनट से कम आप दौड़ते हैं तो 50 अंक दिया जाएगा। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकेंड तक दौड़ते हैं तो 40 सेकेंड दिया जाता है। 4 मिनट से 20 सेकेंड से अधिक 4 मिनट से 40 सेकेंड तक तो आपको 30 अंक दिए जाएंगे महिलाओं को, और 4 मिनट 40 सेकेंड से अधिकतम एवं 5 मिनट तक तो 20 अंक दिए जाएंगे। 5 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिला अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। दोस्तों ये हो गया दौड़ की बात। अब दूसरा बात करते हैं गोला फेंक की। दोस्तों गोला फेंक के लिए अधिकतम आपको 25 अंक दिए जाएंगे। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना होगा। दोस्तों इसमें आप बता देते हैं कितना फीट फेंकने पर कितना अंक दिए जाएंगे। दोस्तों इसमें जो गोला फेंके अधिकतम 25 अंकों के होने वाले, तो आपको बता देते हैं 16 फीट से 17 फीट तक तो 9 अंक दिए जाएंगे। 17 फीट से ज़्यादा एवं 18 फीट तक तो आपको 13 अंक दिए जाएंगे, और 18 फीट से ज़्यादा एवं 19 फीट तक तो आपको 17 अंक दिए जाएंगे। अगर 19 फीट से ज़्यादा एवं 20 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 21 अंक दिए जाएंगे, और 20 फीट से ज़्यादा फेंकते तो आपको 25 अंक दिए जाएंगे, और 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित किए जाएंगे। दोस्तों अगर आप 16 फीट से कम फेंकते हैं तो उस पुरुष को असफल घोषित किए जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं गोला फेंक में सभी कोटि के महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 12 फीट फेंकना होगा। दोस्तों इसमें अंक भी बता दें कितना फीट फेंकने पर कितना अंक दिए जाएंगे महिलाओं के लिए। दोस्तों ये सभी कोटि महिलाओं के लिए है जो अभी बताने जा रहे हैं। 12 फीट से 13 फीट तक आप फेंकिएगा, कोई भी महिला हो तो आपको 9 अंक दिए जाएंगे, और 13 फीट से ज़्यादा एवं 14 फीट तक फेंकेगा तो जो भी महिला फेंके उसको 13 अंक मिलेगा। उसके बाद 14 फीट से ज़्यादा एवं 15 फीट तक फेंकेगी तो 17 अंक। उसके बाद 15 फीट से ज़्यादा एवं 16 फीट तक फेंकेगी उन महिलाओं को 21 अंक। उसके बाद 16 फीट से ज़्यादा जो भी महिला फेंकेगी उसको 25 अंक दिया जाएगा। दोस्तों इसमें नोटिस दिया गया है, उसको जान लेते हैं। अगर 12 फीट से कम फेंकने वाली महिला अभ्यर्थी को असफल घोषित किए जाएंगे। जो भी महिला पुरुष हैं, सॉरी दोस्तों, जो भी महिला अभ्यर्थी है अगर 12 फीट से आप कम फेंकते हैं तो आपको वही वक्त आपको असफल घोषित किए जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं ऊंची कूद अधिकतम 25 अंकों की होगी। ऊंची कूद में आपको जो भी होगी पुरुष हो या महिला और सभी के लिए 25 अंक दिया जाएगा। तो इसमें आपको 25 अंक कैसे मिलेगा वो भी आपको बता देते हैं। पहले पुरुष के बात कर लेते हैं। सभी कोटि एवं पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई आपको 4 फीट है। दोस्तों अगर 4 फीट आप ऊंची कूद है तो 4 फीट आप कूदते हैं तो आपको 13 अंक दिए जाएंगे। 4 फीट 4 इंच कूदते हैं तो आपको 17 अंक दिए जाएंगे। 4 फीट 8 इंच कूदते हैं तो आपको 21 अंक दिए जाएंगे। 4 फीट 8 इंच कूदते हैं तो 21 अंक दिए जाएंगे। ये हो गया। 5 फीट अगर आप कूदते हैं तो 25 अंक आपको दिया जाएगा।
और दोस्तों आइए इसमें नोटिस है, अगर 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। अगर आप 4 फीट से कम कूदते हैं तो आपको उसी वक्त आपको असफल घोषित किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं महिलाओं के लिए कि ऊंची कूद में, इसमें तो भी महिलाओं के लिए भी 25 अंक ही निर्धारित है ऊंची कूद में, मगर बता देते हैं इसमें कि कितना कितना नंबर मिलेगा अगर ऊंची कूद कितना जंप का कूदते हैं। तो दोस्तों इसमें महिलाओं को 3 फीट अगर कूदेगी तो उन महिला को 3 अंक मिलेगा। उसके बाद 3 फीट 4 इंच महिला अभ्यर्थी कूदती है तो आपको 17 अंक दिया जाएगा। 3 फीट 8 इंच के महिला अभ्यर्थी कूदती है तो 21 अंक दिया जाएगा। 4 फीट महिला अभ्यर्थी कूदती है तो 25 अंक दिया जाएगा। दोस्तों अगर 3 फीट से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। दोस्तों इसमें किन्नर, कोठी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर जिसको बोला जाता है अभ्यर्थी के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग के ही समान होगा। दोस्तों इसमें जो किन्नर होते हैं, कोठी होते हैं, हिजड़ा होते हैं, ट्रांसजेंडर है, जो थर्ड जेंडर सीधे समझिए थर्ड जेंडर जो भी अभ्यर्थी होते हैं उनका जो अभ्यर्थी का शारीरिक दक्षता मापदंड या शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड होगा वो पिछड़े वर्ग के ही समान होगा। दोस्तों इसमें आगे बात करते हैं हम। दोस्तों तो ये आपका बता दिया गया है शारीरिक दक्षता, इसमें पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी को क्या क्या होने वाली है वो बता। दोस्तों अब बात करते हैं मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। दोस्तों मेरिट लिस्ट जो ये अति हुआ शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा उसी पर आपका मेरिट बनेगा। तो इसमें मेरिट शारीरिक दक्षता पर ही बनेगा। तो इसमें आज कोशिश कीजिएगा शारीरिक दक्षता में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए। हाँ मगर इस बात को ध्यान रखिएगा कि लिखित परीक्षा में कम से कम आपको 30% अंक लाना ही है तो लाना ही है। अगर 30% से कम अंक लाते हैं तो आपको उसी वक्त असफल घोषित किया जाएगा, तो आप शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए पहले कोशिश कीजिएगा कि हम 30% अंक तक आप जरूर नंबर लिया ना, उससे ज़्यादा नंबर भी आता है तो अच्छी बात है। तो दोस्तों मगर ज़्यादा कोशिश करिएगा उसमें क्वालिफाइंग तो आप ले आइएगा। उसके बाद इसमें जो मेरिट आपका बनेगा ना, मेरिट आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा जो होगा उसी पर बनेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि शारीरिक दक्षता परीक्षा का बहुत अच्छा से तैयारी करें। तो इसमें जितना आप अच्छा परफॉर्मेंस कीजिएगा उससे उतना ज़्यादा आपको अच्छे अंक दिए जाएंगे। तो अच्छे अंक दिए जाएंगे तो आपको मेरिट अच्छा बनेगा। तो सबसे आपका ऊंचा अथी आएगा, मेरिट में आपका नाम आएगा। तो इसमें बता देते मेरिट आपको बता दिया गया शारीरिक दक्षता के ही आधार पर बनेगा, मगर इसको आपको पूरा डिटेल में बता देते हैं। दोस्तों उपयुक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार किए जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी के समान अंक प्राप्त करने पर दशम में मेधा सूची में उनके स्थान का अवधारण उनके जन्म तिथि के आधार पर एवं सामान्य अंक प्राप्त करने सामान्य जन्म तिथि वाले 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी में दशा में शैक्षणिक अर्हता के आधार पर किया जाएगा। इस प्रकार समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी में अधिक उम्र में सामान्य प्राप्ति का एवं समान जन्म तिथि वाले अभ्यर्थी को दशा में उच्चतर शैक्षणिक अर्हता वाले अभ्यर्थी का स्थान मेधा सूची में उच्चतर रखा जाएगा। दोस्तों ये उसमें बता दिया गया है कि अगर समान पाया जाता है तो जन्म तिथि के आधार पर जिसका जन्म तिथि रहेगा, जिसका ज़्यादा अंक, जिसका जन्म तिथि ज़्यादा, जिसका उम्र रहेगा उसको सबसे पहले मेरिट लिस्ट में अति किया जाएगा अगर समान पाए जाते हैं कोई भी अभ्यर्थी। तब दोस्तों तो इसमें बता दिया गया है कि इसमें शारीरिक दक्षता के एग्जाम के बारे में पहले बता दिया गया कि सिलेबस क्या रहने वाला, किस स्तर का रहने वाला वो भी बता दिया गया। इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा में कितने नंबर का होने वाला वो भी आपको बता दिया गया। मेरिट किस आधार पर बनेगा वो भी आपको बता दिया गया। अब दोस्तों अगर आप बात करते हैं कि इसमें किस कोटि में कितने पद खाली हैं और कितना टोटल पद है वो भी आपको बता देते हैं। दोस्तों ये जो विज्ञापन हवलदार के पद पर जो है अधिनायक लिपिक के भी पद कहा जाता है, तो इसे आपको बताते हैं कि किस कोटि में कितने पदे खाली है। दोस्तों अनारक्षित के लिए कोटिवार कुल रिक्त की संख्या 26 है। उसके बाद बात करें इसमें ये पुरुषों के लिए हो नहीं, सॉरी दोस्तों, इसमें टोटल आपको कोटिवार कुल रिक्तियों की संख्या अनारक्षित में 26 हो गया। दोस्तों इसमें अनुसूचित जाति में इसमें
कोटिवार कुल रिक्तियों की संख्या 10 है दोस्तों। अनुसूचित जनजाति में इसमें कोटिवार कुल रिक्त की संख्या है 1 है दोस्तों। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कुल कोटिवार कुल रिक्ति के लिए 11 है दोस्तों। पिछड़ा वर्ग के लिए कोटिवार कुल रिक्ति की संख्या 8 है। उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आपको कोटिवार कुल रिक्तों की संख्या 6 है दोस्तों। पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए कोटिवार कुल रिक्तों की संख्या 2 है दोस्तों। इसमें आप बात करते हैं तो टोटल आपको 64 पद होने वाले हैं महिला और पुरुष की सीटों को लगाकर दोस्तों। अब इसमें महिला को बात कर लेते हैं कि ये तो टोटल पोस्ट के बारे में किस जाति में कितने हैं तो इसमें बता दिया गया। अब इसमें महिला के कितने सीट है तो इनमें महिलाओं के लिए 35% आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या है दोस्तों, जिसमें अनारक्षित में आपको 9 हो गया पद। उसके बाद अनुसूचित जाति में हो गया 4 हो गया। अनुसूचित जनजाति में आपको इसमें नहीं दिया गया है, अनुसूचित जनजाति में एक भी नहीं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए 4 दिया गया, पिछड़ा वर्ग के लिए 3 दिया गया है पद। उसके बाद आर्थिक कमजोर वर्गों के लिए 2 दिया गया। टोटल आपका 64 पदों पर होने वाला है दोस्तों। इसमें एक और नोटिस है, अगर स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातिनी के लिए और आरक्षित 2% कुल पदों की संख्या 1 है और वो भी महिला में है दोस्तों। इसमें यह भी बता दिया गया किस पद में कितने सीटें खाली है वो भी बताया गया दोस्तों। इसमें आरक्षण का भी लाभ मिलेगा, जो भी आरक्षण श्रेणी से आते हैं वो आरक्षण का लाभ इसमें मिलेगा दोस्तों। इसमें आपको बता देते हैं दोस्तों, आप इसमें बताते हैं कि अगर आप एलिजिबल है, आप चाहते हैं इसमें अप्लाई करना तो इसमें ऑनलाइन कब से आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। इसमें आवेदन आप 2 जनवरी 2026 से आप इसको आवेदन कर सकते हैं। इसका अंतिम तिथि 2 फरवरी 2026 रखा गया। एक बार और सुन लीजिए दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट होने वाला है इसीलिए आपको बता दें दोस्तों। इसमें आवेदन है जो 2 जनवरी 2026 से शुरू होगा दोस्तों। इसका अंतिम तिथि 2 फरवरी 2026 है दोस्तों। जो ये अंतिम तिथि है इसको अंतिम तिथि इसका बढ़ाया नहीं जाएगा, ये अंतिम तिथि है। इसको बहुत सारे फॉर्म आते हैं तो उसमें डेट बढ़ाने की बात होती है, अंत में इसका अंतिम तिथि पर जाकर इसको डेट को बढ़ा दिया जाता है, मगर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अंतिम तिथि फिक्स है दोस्तों। इसमें अंतिम तिथि 2 फरवरी 2026 ही है, इसके बाद कोई डेट एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। इसीलिए अब पूरा कोशिश कीजिएगा अंतिम तिथि से पहले ही अप्लाई कर ले, क्योंकि अंतिम तिथि से पहले आप अप्लाई नहीं करते तो हो सकता है अंतिम दिन में आपका सर्वर डाउन चलता रहता है, कभी कभी किसी कारणवश आपका नहीं हो सकता या पेमेंट फंस सकता है। इसीलिए आप कोशिश कीजिएगा 2 फरवरी 2026 से पहले ही आप कर लीजिएगा। इसका आवेदन तिथि 2 जनवरी 2026 से प्रारंभ है, मतलब कहे तो आपको शुरू है दोस्तों। आप आवेदन 2 जनवरी 2026 से आप शुरू है, आप कर सकते हैं दोस्तों। आपको विश्वास नहीं होता है कि आवेदन तिथि को, आपको लगता होगा कि नहीं आवेदन तिथि सब फॉर्म का बढ़ता है, इसका भी बढ़ेगा, तो आपको हम प्रूफ भी दिखाकर देते हैं इसी फॉर्म में दोस्तों। नीचे आप स्कोर की इस पीडीएफ को तो देखिए, आपको हम दिखाते हैं दोस्तों। आप यहाँ देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि निर्धारित है। इसमें कोई विस्तार नहीं किया जाएगा। डाक या अन्य माध्यमों से भेजे गए आवेदन में सुधार के अनुरोध पर विचार नहीं किए दोस्तों। आपको इसी के बारे में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि निर्धारित है, मतलब इसको डेट अंतिमा में बढ़ाया नहीं जाएगा, इसका इसमें कोई विस्तार नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो इसमें ये आपको हम प्रूव करके दिखा दिए हैं दोस्तों। आप इसमें बात करते हैं कि आप इसका फी क्या रहने वाला है, क्या कैटेगरीज वाइज अलग अलग है कि एक ही है, आपको बताने जा रहे हैं फी के बारे में कि फी आपको ऑनलाइन करने के वक्त आपको फी कितना लगे दोस्तों। आप इसमें हम फी के बात कर लेते हैं कि इसका आप आवेदन कीजिए तो इसमें आपको कितना फी लगेगा दोस्तों। इसमें सभी वर्ग कोटि के पुरुष एवं महिला एवं ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का मूल्य 100 रुपया रखा गया है दोस्तों। ध्यान से सुन लीजिएगा, आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, या पुरुष हो या महिला हो या ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर से आते हैं, तो आपको मात्र 100 रुपया ही लगेगा, इसके अलावा एक भी चार्ज नहीं किया जाएगा दोस्तों। मगर आप नेट बैंकिंग करते तो हो सकता है आपका कुछ रुपया पैसा चार्ज उसमें कटे, मगर वो नेट बैंकिंग चार्ज काटता है। मगर ये जो बिहार पुलिस के तरफ से जो ये नोटिफिकेशन आया है उसमें आपको 100 ही रुपया फॉर्म का आपका चार्ज कटेगा दोस्तों। इसमें नेट बैंकिंग का हो सकता है 1-2 रुपया ज़्यादा काटे
मगर आपका जो आप आवेदन कीजिएगा उसमें 100 रुपया ही लगेगा। आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं या सभी वर्ग के कैटेगरी के लिए, पुरुष, महिला एवं ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर के लिए, सभी के लिए 100 रुपया ही मात्र लगेगा। तो इसे आप अगर एलिजिबल है तो इसमें अप्लाई जरूर कीजिएगा दोस्तों इसमें योग्यता भी बता दिया गया, चयन प्रक्रिया भी बता दिया गया, शरीर दक्षता के बारे में भी बता दिया गया है, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, उम्र क्या है वो भी बता दिया गया है, आवेदन कब से शुरू है वो भी बता दिया गया है, आवेदन फी कितना लगेगा वो भी बता दिया गया है। अब इसमें तमाम डिटेल आपको बता दिया गया है। अब बात करते हैं कि आप आवेदन कहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों आवेदन आप आवेदन अगर करना चाहते हैं, आप एलिजिबल है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है आप उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक खुल जाएगा। वहां से आप रजिस्टर कर आपको स्टेप बाय स्टेप पहले बता देते हैं कुछ बातें कि आप कैसे कीजिएगा, उसके बाद आप खुद कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले जो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस लिंक को पहले क्लिक कीजिएगा। लिंक पे क्लिक करने से अगर दूसरा चीज़ आ जाता है तो लिंक को पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद ओपन कीजिएगा तो आपको खुल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट आवेदन करने का लिंक। उसके बाद होम गार्ड टैब पर जाइए। सॉरी दोस्तों, एक गलत से बोला गया है, इसमें होम गार्ड टैब पर नहीं जाइएगा। अगर ये नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो होम गार्ड टैब पर आप इसको देख सकते हैं। पर ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कीजिएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो ऑफिशियल वेबसाइट लिंक खुल जाएगा अप्लाई करने का। दोस्तों मगर एक बात का ख्याल रखिएगा, जब आप आवेदन कीजिएगा तो उसमें कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं दीजिएगा, नहीं मतलब कोई भी ऐसा फोटो नहीं दीजिएगा कि जिससे वजह से आपको जैसे कोई चश्मा उश्मा पहना हो, पीछे कुछ हो, कैसा भी, एकदम सीधा से बैठ के रहना चाहिए। वो भी आपको कितना केबी में रहेगा वो भी आपको हम बता देते हैं। पहले आपको बता देते कि पहले हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद होम गार्ड टैब पर जाकर से एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2026 से संबंधित लिंक पर क्लिक करिएगा। सीधे वहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद आपका आवेदन करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। उसके बाद पंजीकरण पहले कर लीजिएगा। पंजीकरण में ईमेल आईडी दीजिएगा। ईमेल आईडी जो दीजिएगा वो सही एकदम दीजिएगा, कोई भी गलत नहीं दीजिएगा। मोबाइल नंबर भी दीजिएगा तो सही चालू नंबर दीजिएगा, ताकि आपको एडमिट कार्ड या अदर आप सिलेक्टेड होते हैं तो उनका भी इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचे। तो आप ईमेल सही दीजिएगा, मोबाइल नंबर भी सही दीजिएगा जो हमेशा चालू हो। दोस्तों तो आप सिंपल समझिए, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो पहले रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको उसके बाद फॉर्म भरने का, आवेदन भरने का आपको पेज खुल जाएगा, उसमें तमाम डिटेल आपको भर लीजिएगा। दोस्तों इसमें और चीज़ें बता देते हैं कि और क्या मतलब फ़ोटो कितना केबी के रखना चाहिए वो भी बता देते हैं। दोस्तों सबसे पहले जब आप आवेदन कीजिए, आवेदन पत्र को प्रथम भाग में पंजीकरण भरा जाएगा, उसके बाद द्वितीय भाग में आपको सबमिट करने का अथी आएगा दोस्तों, जिसमें तमाम डिटेल आएगा। दोस्तों पहले जब आप आवेदन करेंगे उसके बाद रजिस्टर कर लीजिएगा मोबाइल ईमेल आईडी डालकर। उसके बाद प्रथम में पंजीकरण कर लीजिएगा तमाम, उसका द्वितीय भाग में सबमिट करना रहता है। उसके बाद इसमें अब जो आप आवेदन करने के बाद फोटो एवं हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर जो अपलोड कीजिएगा, किसी अन्य व्यक्ति का या अन्य व्यक्ति का फोटो या सिग्नेचर इसमें अपलोड नहीं कीजिएगा। आप और जो अपलोड कीजिएगा अपना ही अपलोड कीजिएगा, और वो स्पष्ट से एकदम क्लियर बुझाना चाहिए, कोई भी धुंधलापन नहीं रहना चाहिए, और तो इससे फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद तीसरा शर्त के बात कर ले, इसमें मतलब तीसरा, आवेदन मूल्य का ऑनलाइन भुगतान न किए जाने अथवा भुगतान के पश्चात राशि को पुनः बैंक से चार्ज बैंक के रूप में प्राप्त कर लेना। दोस्तों जब आप आवेदन करेंगे तो आपको ऑनलाइन भुगतान नहीं किया जाएगा, तो पश्चात राशि को पुनः बैंक से चार्ज बैंक के रूप में प्राप्त कर लीजिएगा। उसके बाद चौथा है आवेदन में गलती सूचना दिया जाना। दोस्तों इसमें कोशिश करिएगा कि आवेदन भरते वक्त कोई भी गलत सूचना नहीं दीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं गलत आरक्षण कोटिवार को भरा जाना अथवा अनारक्षित कोटि से संबंध रखने वाला आवेदक द्वारा किसी कोटिवार का दावा नहीं किया जा। दोस्तों अगर आप गलत आरक्षण का दावा करते हैं तो आपको इससे कोई भी लाभ नहीं मिलेगा।
उसके बाद आवेदन में दी गई सूचनाओं को दस्तावेज सत्यापन में गलत पाया जाना। दोस्तों इसमें जो भी आवेदन कीजिएगा एकदम सही दीजिएगा, उसके कोई भी गलत डॉक्यूमेंट नहीं लगाइएगा और जन्म तिथि गलत अंकित प्रमाण नहीं दीजिएगा। उसके बाद लिंग गलत नहीं रखिएगा, ये इस बात सबको ध्यान रखिएगा जो बातें बता रहे हैं। दोस्तों इसमें आवेदक या पूर्णतः पूर्ण जैसे उम्मीदवार को पात्रता पूर्ण न करने पर इसे या जन्म उम्र सीमा से बाहर का रहना या कटौती शैक्षणिक योग्यता, अगर आप भारत के नागरिक नहीं है, किसी अन्य नागरिक है, शैक्षणिक योग्यता भी उतना नहीं है, उम्र सीमा भी नहीं है, आप पर योग्यता भी नहीं रखते फिर भी अप्लाई कर दिए तो आप इसके लिए योग्य नहीं माने जाएगा। दोस्तों ये डिटेल नोटिफिकेशन है। आप अगर इसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दिया गया है। आप इस PDF इसको ध्यान से अगर पढ़ना चाहते हैं तो इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक इस PDF का भी लिंक दे दिया गया। आप उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो इस PDF पूरा वहाँ पर है, आप इस PDF को पूरा पढ़ सकते हैं दोस्तों, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दोस्तों इसका एक बात बता देते हैं, इसका जो आवेदन की तिथि है वो 2 जनवरी 2026 से शुरू है दोस्तों इसका अंतिम तिथि है जो 22 फरवरी 2026 दोस्तों इसमें 2 फरवरी 2026 इसका अंतिम तिथि है। इससे पहले आप अप्लाई हर हाल में कर लीजिएगा। इसको अंतिम तिथि में कोई विस्तार नहीं किया जाएगा। आपको वीडियो के पूरा डिटेल में आपको बता दिया गया है। आप अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक कर आप पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप आवेदन का फॉर्म 2 पट्टियों में है, आप 2 पेजों में है, इसको फिलअप कर लीजिएगा अच्छे से सभी डॉक्यूमेंट सही एकदम फिलअप कीजिएगा। दोस्तों इसमें अंतिम तिथि का विस्तारित नहीं किया जाएगा। ये जो 2 फरवरी 2026 है उसका अंतिम तिथि वही है। दोस्तों अंतिम तिथि का इंतजार नहीं कीजिएगा। अंतिम तिथि में हो सकता है सर्वर इशू आ जाए या किसी कारण बस आप नहीं फिलअप करें, तो इसीलिए अंतिम तिथि से पहले कोशिश कीजिएगा इसमें अप्लाई कर। दोस्तों इसमें एक ज़रूरी बात है, ये इसमें जो फी लगेगा सभी पुरुष सभी कोटिवार के लिए, पुरुष महिला ट्रांसजेंडर सभी के लिए 100 रुपया ही मात्र रखा गया है। इसमें नेट बैंकिंग का हो सकता है 1-2 रुपया ज़्यादा चार्ज कर आपको काटे, तो उसके लिए चिंता नहीं कीजिएगा। मगर ये जो बिहार पुलिस की तरफ से नोटिफिकेशन है उसमें आपको आवेदन शुल्क आपको मात्र 100 रुपया ही इसमें चार्ज कटने का प्रावधान है दोस्तों तो ये थी आज की जानकारी। अगर जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं बिहार से रिलेटेड जैसे स्कॉलरशिप हो गया, जॉब हो गया, रिजल्ट के तमाम डिटेल आपको जानकारी हमेशा मिलते रहे और सही समय पर, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं सरकारी जॉब से रिलेटेड सरकारी फॉर्म कोई भी नोटिफिकेशन आता तो सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर चाहते हैं टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों एक और ज़रूरी बात है बता देते हैं दोस्तों, अगर कोई भी फॉर्म भरते वक्त आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, आप उसको कमेंट का आपको जवाब दिया जाएगा, ठीक है। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन आपको बता दिया गया। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चाहते हैं ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।